लेट्स स्टार्ट विथ पेपर डिस्कशन ऑफ रियल नंबर्स एंड पोलिनोमियल्स। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स इज। देखो बेटा, क्वेश्चन हमेशा आप पढ़ो पीडीएफ से। क्यों? क्योंकि गूगल फॉर्म में ये अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स सबकी फॉर्मेटिंग चेंज हो जाती है ना। तो मैथ्स में इट्स ऑलवेज सजेस्टेड कि आप पीडीएफ से क्वेश्चन पढ़ो ताकि आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या दिया है वो पता चल जाए, है ना। तो क्वेश्चन था अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स, मतलब 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू निकालनी है। एलसीएम लेंगे तो दिस इज अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा बीटा सी अपॉन ए होता है। ए कैंसल, वैल्यू किसके इक्वल है? माइनस बी अपॉन सी। माइनस बी ऑलरेडी माइनस है तो +5 हो गया और सी इज 7, तो आंसर क्या आएगा? +5 अपॉन 7। ठीक है, तो माइनस ऑफ माइनस बी ABC अब मुझे बताने की जरूरत नहीं, अपन पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं कि क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा, आपको गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -6 और हमको बोला है अल्फा बीटा की वैल्यू है 5, तो पोलिनोमियल कौन सा होगा? अल्फा बीटा 5 है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -6 है। तो आपको सम ऑफ जीरोस दिया है, आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, तो पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या था? एक्स स्क्वायर टाइम्स माइनस सम ऑफ जीरोस, माइनस माइनस 6 क्या हो गया? +6x, और ये प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, के की वैल्यू 1, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, है ना। थर्ड क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा -3 अल्फा बीटा। सिंपली आपके सारे क्वेश्चन अल्फा बीटा के आसपास घूमते हैं। ये आपका पोलिनोमियल है, वैल्यू इसकी निकालनी है। अल्फा प्लस बीटा -3 टाइम्स अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b अपॉन a। दिस इज ऑलरेडी माइनस, तो माइनस ऑफ -5 क्या हो गया? +5 -3 टाइम्स अल्फा बीटा इज c अपॉन a, 6 अपॉन 1 दैट इज 6, तो 5 -18, आंसर क्या आ गया? -13, तो -13 इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, और आपने यदि ध्यान दिया हो तो ये सारे क्वेश्चन जिसने भी क्लास में ध्यान दिया है उसको पता है सारे क्वेश्चन हम क्लास में कर चुके हैं, या तो सेम कर चुके हैं या उसी कंसेप्ट पे हम दूसरा क्वेश्चन कर चुके हैं। तो कंसेप्ट तो बेटा सारे क्लास में डिस्कस होते हैं, पेपर रोज आउट होता है। तो बस आपको ध्यान देना है कि बोला क्या जा रहा है क्लास में, सारी बातें ध्यान से सुनोगे अपने आप पता चल जाएगा। इफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, हाँ मतलब एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा, तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी? जब दोनों इक्वल और अपोजिट है, जैसे एक 2 और -2, तो इनको ऐड करेंगे तो सम क्या आएगा? 0, तो आंसर इज सम ऑफ इट्स 0 इज 0। प्रोडक्ट तो 0 हो ही नहीं सकता क्योंकि हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट -α² आएगा। हाँ, 1 ऑफ द 0 इज 0 भी नहीं बोल सकते हम, हाँ, क्योंकि 0 0 कैसे होगा? एक नेगेटिव 0 कभी अपना नेगेटिव होता है, -0 +0 नहीं सुना ना, तो बाकी के ऑप्शंस करेक्ट नहीं है इसमें। सीधे यदि आपने क्लास में ध्यान दिया होगा आपको टाइम ही नहीं लगा, सम ऑफ इट 0 0, ये मैंने करवाया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 3। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, इसका एक 0 3 है, देन द अदर 0 इज, आपसे दूसरा 0 पूछा है, के की वैल्यू नहीं पूछी है। यदि आप इसमें के की वैल्यू निकालने लग जाओगे तो आंसर मैच ही नहीं होगा कोई भी ऑप्शन से। हाँ, तो ध्यान से करो कि के की वैल्यू पूछी है तो ए क्या है? 2, बी क्या है? के, और सी क्या है? -15। अब हमें क्या करना है? हमारे पास एक 0 3 है, हमको दूसरा 0 निकालना है। तो यदि हमने अल्फ़ा को ले लिया 3 तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बीटा। तो बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा में आपका -b अपॉन ए आएगा, उसमें एक अननोन आ गया, तो दूसरा रिलेशन क्या बचा? अल्फ़ा इंटू बीटा, तो हम अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन ए कर दें। तो अल्फ़ा तो 3 है, बीटा हमें पता नहीं, एंड c -15 है, a 2 है, तो 3 से ये कैंसिल हुआ, 5 आ गया, तो बीटा की वैल्यू क्या हो गई? -5/2। दिस इज़ द ईजिएस्ट मेथड टू डू दिस क्वेश्चन। दूसरा तरीका ये होता, आप x की जगह 3 रखते, इक्वेट करते 0 से, k की वैल्यू निकालते, फिर k की वैल्यू निकाल करके आप या तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें या अल्फ़ा प्लस बीटा में रखें, है ना। वो लंबा मेथड है, आपको सोचना क्या है? जो भी ईजिएस्ट तरीका है किसी भी क्वेश्चन करने का, मार्क्स के हिसाब से भी 1 मार्क का क्वेश्चन है, उस हिसाब से उसका सॉल्यूशन जल्दी होना चाहिए, उसमें टाइम हमको बहुत लगना नहीं चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इज, सीधा सीधा क्वेश्चन है, आपको पता है पोलिनोमियल में सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होगा, माइनस बी अपॉन ए, माइनस ऑफ -2√3 क्या बचा, +2√3। प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, सी, और ए तो 1 है, तो प्रोडक्ट आपका हो गया 4√3। तो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, बी। यहाँ सब में साइन कहीं ना कहीं नेगेटिव डले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। इसमें भी कुछ बच्चों ने गड़बड़ कर दिया, अधिकतर का सही है, बट डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ये प्रोडक्ट है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो हमें मैक्सिमम डिग्री कब मिलेगी, मैक्सिमम पावर कब मिलेगी, जब इसमें जो x की पावर मैक्सिमम है उसको उसमें जो x की पावर मैक्सिमम है उनका प्रोडक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं है। कोफिशिएंट ज़ीरो होता तो वो डिग्री नहीं बनती। तो यहाँ x है और यहाँ x की पावर 4 है, तो x और x की पावर 4 का प्रोडक्ट क्या आएगा, x की पावर 5। तो डिग्री क्या हो गई, हाईएस्ट पावर विल बी 5। मैं पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, यदि मैं पूरा मल्टीप्लाई करूँगी तो ये होगा x³ माइनस x² माइनस x⁵ प्लस x, फिर पूरा का पूरा ये नंबर, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो भी हाईएस्ट पावर 5 आई। तो हम कंसेप्ट पे काम करें, हमें पता है ये क्वेश्चन में कि जिसकी पावर हाईएस्ट है, यदि यहाँ पर x² होता और ये मान लो x की पावर 6 होता तो डिग्री क्या हुई, 2 और 6 ऐड कर दो 8। हाँ, ऐसे निकलती है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, 9th का कंसेप्ट है मेनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन आपका इस सेक्शन का था, वो ये था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलिनोमियल। बोल रहा है कि डिग्री तो 4 है, वो ना तो x एक्सिस को कट कर रहा है ना टच कर रहा है। ग्राफ बनाया हमने डिग्री 4 का, पर वो ग्राफ कैसा बना, x एक्सिस को टच भी नहीं कर रहा है, x एक्सिस को कट भी नहीं कर रहा है। फिर क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इज, ऐसे पोलिनोमियल के कितने ज़ीरो होंगे। तो ज़ीरो क्या होता है, जो x एक्सिस को टच करे। जितनी डिग्री उतने एट मोस्ट बोलते हैं हम, कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके 4 ज़ीरो होना चाहिए। पर जब हमको ग्राफ का डिस्क्रिप्शन दे दिया कि ग्राफ x एक्सिस को कट भी नहीं कर रहा है, टच भी नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है, टच भी नहीं कर रहा है, तो उसके ज़ीरो कितने होंगे, उसके कोई ज़ीरो नहीं होंगे, क्योंकि ज़ीरो किसके इक्वल होते हैं, जितने पॉइंट पे x एक्सिस को कट या टच करता है या इंटरसेक्ट करता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इट विल हैव नो ज़ीरोस, 0 0 नो ज़ीरो, नो रियल ज़ीरोस, है ना। तो ये आंसर आएगा। क्लियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, ये सारी इंस्ट्रक्शन जो पेपर पे रिटन है, हाँ, ये PDF में भी लिखी होती है, गूगल फॉर्म में भी लिखी होती है, यू हैव टू फॉलो देम स्ट्रिक्टली। फर्स्ट टेस्ट था, अब आपको आइडिया लग गया होगा। मेरा पेपर ऐसे ही होगा, कुछ पार्ट गूगल फॉर्म में, क्योंकि उसमें जल्दी चेक हो जाता है। आपके गूगल फॉर्म स्कोर मैंने सेम डे ही रिलीज़ कर दिए थे एक्चुअली, तो जिन्होंने उस दिन मेल चेक कर लिया होगा उनको पता चल जाएगा। अच्छा भाई, दूसरी बात, जिनका मेल में कई लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी कि हमें दिख नहीं रहा है, तो नंबर 1, मेल आईडी आप अपना सही डालें। आप जो ईमेल आईडी आप फॉर्म भरते वक्त एंटर करेंगे उसी पे जाएगा, ये ऑटो जनरेटेड है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है ना। आपने जो मेल आईडी डाला है, मैं जब उसको रिलीज स्कोर करूँगी अपने आप उस मेल आईडी पे जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, यदि आपके इनबॉक्स में नहीं दिख रहा है तो एक बार स्पैम में चेक कर लो, हो सकता है वो स्पैम में चला गया हो, है ना। तो बस यही ऑप्शन है, उसके अलावा कुछ नहीं है प्रॉब्लम इसमें। और तीसरी बात, PDF वगैरह एकदम टाइम पे बना करके भेजा करो। अपना थोड़ा सा पहले से, अब आपको साल भर हो गया बेटा, लास्ट ईयर भी आप लोगों ने ऑनलाइन एग्जाम्स ही दी है, तो आई थिंक कि यू आर यूज टू ऑफ दिस, यू आर एक्सपर्ट इन दिस थिंग कि PDF कैसे बनाना है, क्या करना है, ब्लर ना बने इसका ध्यान रखें। कि आप जो फोटो ले रहे हो बिल्कुल स्टेबल हो, पंखा बंद कर दो, हवा से पेज उड़ता है तो फिर वो ब्लर आता है, फिर देखने में, चेक करने में दिक्कत जाती है। और फाइल नेम आपका नाम लिख करके ही बनाना है, नहीं तो क्या होता है, कॉपी चेक करते वक्त वो जब खोली तब पता है कि ये है बच्चा, थोड़ी देर बाद चेक करते करते यदि आपने कॉपी पे नाम लिखा है तब तो ठीक है, अदरवाइज़ वो भूल जाते हैं किसका है। तो फिर मैं सॉल्यूशन करके आपको रिसेंड भी तो करूँगी ना, चेक करके कि आंसर शीट आपकी है तो आपको मिले तो सही, पता तो चले क्या गलत हुआ क्या सही हुआ। तो बाय द टाइम हम इतनी लंबी कॉपी चेक करते करते यही भूल गए कॉपी किसकी है। तो फाइल नेम है, तो जब हम उस सेंड कॉपी पे आते हैं तो हमको पता चल जाता है किसकी कॉपी किस बच्चे को भेजनी है। नहीं तो वो मुझे एक बार फिर मुझे खुद को भेजनी पड़ेगी, फिर देखना पड़ेगा थी किसकी, है ना। तो इसलिए, और कॉपी में भी कई बार नाम नहीं लिखते तो फिर वो और कंफ्यूजिंग हो जाता है कि है किसकी। तो ये हमेशा के लिए है। स्कूल में भी आपको सेम चीज़ें फॉलो करनी पड़ती होंगी, वही यहाँ भी फॉलो करनी पड़ती है, कोई नई बात नहीं है। तो बी पर्टिकुलर अबाउट दिस थिंग्स, बहुत छोटी छोटी बातें, टाइम पे करना है, पहले से रेडी रहना है, हाँ, सारी चीज़ें लेकर के बैठना है, सब आपको पता है, कोई नई बातें नहीं बता रही हूँ मैं, बट बी रेडी विद दोज थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, check whether 12 to the power n can end with digit 0 for any natural number n। ये बोर्ड में 2020 में 2 मार्क्स का आया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन।
तो 2 स्क्वायर इंटू 3, तो 12 की पावर n इज 2 टू द पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर n। अब हम क्या बोलेंगे, फॉर एनी नंबर 2 एंड विथ digit 0, its prime factors must contain, लिखने में बहुत टाइम लगता है, बोल दूं मैं तो जल्दी हो जाएगा, must contain both, ऐसे मैं आपको इसके वो प्रिंटेड भेज चुकी हूँ PDF, must contain both 2 and 5, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसका जिक्र जरूरी है ना, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक, प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। तो 12 टू द पावर n does not contain 5, है ना। आपने बता दिया कि 12 की पावर n के फैक्टर्स तो 2 की पावर 2 है, एक 3 है, फिर हमने बोल दिया कि किसी भी नंबर को 0 में ऐड होने के लिए उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों होना ज़रूरी है। पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन तो यूनिक है, और 12 के प्राइम फैक्टर्स में हमको क्या पता है, 2 तो है, 5 नहीं है, डज नॉट कंटेन 5, सो इट कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। फॉर एनी n की वैल्यू कुछ भी हो वो 0 में एंड नहीं करेगा। इसके स्टेटमेंट ढंग से लिख देंगे तो आपको इसमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन C, 3 मार्क्स ईच। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके सॉल्यूशन भी आपके पास हैं, तो अब हम मोटा मोटा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हम बहुत बार इसको कर चुके हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m + 1 और 9m + 8। तो आपने क्या किया होगा कि b की वैल्यू ले ली 3, तो रिमाइंडर क्या हो गया 0, 1 एंड 2। क्यों? क्योंकि a = bq + r एंड r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो ये हमने सब लिख दिया, स्टेटमेंट में भेज चुकी हूँ, तो मैं सिर्फ मेन बातें आपको एक बार बता रही हूँ। a = bq + r है, तो a = क्या हो गया 3q + 1 एंड 3q + 2। आपके a के 3 कॉम्बिनेशन बन गए। अब ये 3 कॉम्बिनेशन बन गए, सबका क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड। तो ये क्या होगा 3q का क्यूब, 3 का क्यूब 27, q का क्यूब क्यूब, हम इसको क्या लिख देंगे 9 टाइम्स q³ और इस q³ को हम क्या ले लेंगे m, तो दिस इज इक्वल टू 9m और m की वैल्यू क्या हो गई q³। ठीक है, नेक्स्ट में आप इसका क्यूबिंग बोथ साइड करोगे तो a³ क्या हो गया 3q + 1 का होल क्यूब। तो बेटा a³ तो यही आएगा 27q³, हाँ, b³ आपका 1 होगा +1 +3 इंटू 3q² इंटू 1 +3 इंटू 3q इंटू 1², ये आपकी बीच की 2 टर्म्स होंगी। इसको सॉल्व करके क्या आएगा, दिस विल गिव यू 3q का स्क्वायर, मतलब 3 का भी स्क्वायर q का भी स्क्वायर, दिस विल अगेन गिव यू 27q² + 9q, ये आ जाएगा। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इन तीनों में से 9 कॉमन ले लें, तो 9 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 3q² + 3q + 3q³ + 3q² + q + 1। इस पूरे को हम क्या अज्यूम कर लेंगे m, तो ये किस फॉर्म का हो गया 9m + 1। अब हमको लास्ट वाला पार्ट करना है, a³ = 3q + 2 का क्यूब, वो भी सेम पैटर्न पे चलेगा, 3q का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q² इंटू 2 + 3 इंटू 3q इंटू 2² + 2q, ये होगा। आइडेंटिटी प्रॉपर मैंने ओपन कर दी, तो अब आपको पता है वैल्यूज़ क्या आनी है, ये वापस 27q³ होगा। यहाँ पर आपने जो भी वैल्यू आई थी इसको डबल कर दो, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो गया 54q², और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 4 से, क्योंकि 2 का स्क्वायर है, तो 9 4 क्या हो गया 36q + 2 का क्यूब 8। इन तीनों में से एक 9 कॉमन ले लें और ये हो गया 9m + 8 के फॉर्म का। 9 कॉमन लेंगे
3q³ प्लस 6q² प्लस 4q प्लस 8 और ये पूरा आपका बन गया m. तो दिस इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 8. सो क्यूब ऑफ एनी नंबर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8. बाकी के स्टेटमेंट आपको भेजे हुए हैं, PDF फिर से एक बार चेक कर लो यदि गड़बड़ हुई है तो. नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन फ्रॉम पोलिनोमियल्स. इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² माइनस 5x प्लस के एंड अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 गिवन है और k की वैल्यू निकालनी है. तो आपके पास अल्फा माइनस बीटा 1 है एंड अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस b/a के. b क्या है, a आपका है 1, b आपका है -5 और c की वैल्यू है k. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस माइनस प्लस 5 एंड अल्फा बीटा की वैल्यू है k/1 दैट इज k. तो यदि हम अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लें और उनका प्रोडक्ट कर दें तो k की वैल्यू मिल जाएगी, सिंपल. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा इज 5. तो हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. हाँ, तो हम इन दोनों को ऐड कर दें तो कैंसल. अल्फा प्लस अल्फा इज 2 अल्फा, 5 प्लस 1 6. तो अल्फा की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ गई, 3. अल्फा की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में रख दें तो 3 प्लस बीटा इक्वल टू 5. तो बीटा क्या हो गया, 5 माइनस 3 दैट इज 2. अब अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो इनका प्रोडक्ट हो गया 3 2 ज़ा 6 एंड दिस वाज इक्वल टू k. तो k की वैल्यू आपकी क्या आएगी, k विल कम आउट टू बी 6. सिंपल कंसेप्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th लॉन्ग डिविजन. ऑन डिवाइडिंग this by polynomial g of x, the quotient were this and remainder this, find g of x. NCERT based. तो हम क्या करेंगे, p of x minus remainder divided by quotient इक्वल टू g of x. एक बार डिवीजन एल्गोरिदम लिखो, फिर उसको रीअरेंज करोगे तो रिमाइंडर आके पहले सब्ट्रैक्ट होगा, फिर क्वोशिएंट से डिवाइड कर दो तो g आ जाएगा. तो अब आपका पोलिनोमियल क्या है, आपका पोलिनोमियल है x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 4 और रिमाइंडर क्या है 4. तो इसमें से 4 माइनस होगा तो 4 माइनस 4 ये टर्म कैंसिल हो गई. और अब हमको इस पोलिनोमियल को किससे डिवाइड करना है, x माइनस 3 से. तो अब इसको x माइनस मतलब ये 2-3 स्टेप में करके लिखोगे, मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि मुझे लगा मैं आपको एक्सप्लेन तो कर ही चुकी हूँ क्लास में. तो अब हम इसको डिवाइड करें तो ये क्या हो गया, x² टाइम गया, दिस इज x³ माइनस 3x². साइन चेंज, क्या बचा, -5 प्लस 3 माइनस 2x² ऊपर से कॉपी हो गया प्लस 6x माइनस 2x टाइम जाएगा तो दिस विल गिव यू माइनस 2x² प्लस 6x. डिविजन कंप्लीट, रिमाइंडर 0. तो g ऑफ x की वैल्यू जो कोशेंट आया है वो है, तो g ऑफ x इक्वल टू क्या हो गया, x² माइनस 2x. बस इन चीज़ों का ही प्रेजेंटेशन ढंग से बाय डिवीजन एल्गोरिदम पहले लिखो, फिर उसको कन्वर्ट करके इस फॉर्म में लिख दो, तो ये हो गया आपका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन लॉन्ग डिवीजन. क्या बोल रहा है कि 2 zeros गिवन है. ऑब्टेन अदर zeros ऑफ द पोलिनोमियल इफ 2 of its zeros are √5 and minus √5. तो अल्फा है √5, बीटा है माइनस √5. तो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा क्या होंगे, फैक्टर्स. तो इससे फैक्टर्स क्या हो गए, x माइनस √5 एंड माइनस माइनस हो गया x प्लस √5. ये क्या हो गया, इसके फैक्टर्स. तो ये फैक्टर से इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सीधे a माइनस बी ए प्लस बी लग जाएगी. तो x² माइनस √5 का स्क्वायर क्या हुआ, 5. तो x² माइनस 5 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x. तो फैक्टर से पोलिनोमियल को डिवाइड कर दें और जो क्वोशिएंट आएगा उसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दें. तो हमारा पोलिनोमियल ये है 2x⁴ और हम इसको डिवाइड करना है x² माइनस 5 से. तो चलो डिवीज़न कर लेते हैं x² माइनस 5 से. तो ये आपका हो गया x² माइनस 5. हाँ, तो कितने टाइम जाएगा, 2x⁴ है तो ये जाएगा 2x² टाइम. कोफिशिएंट भी सेम, डिग्री भी सेम, 4 माइनस 2 इज 2 और 2 तो आएगा ही. तो 2x² से मल्टीप्लाई किया तो 2x⁴ माइनस 5 2 ज़ा 10 माइनस 10x². साइन चेंज, ये कैंसल, क्या बचा, माइनस x³ माइनस 11 प्लस 10 विल गिव यू माइनस x².
आ गया +5x + 5 एज इट इज़ कॉपीड। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, -x³ है, ये x² है तो माइनस x टाइम गया तो ये क्या हो गया -x³ माइनस +5x, साइन चेंज, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर आपका आ गया, हाँ क्या बचा -x² + 5, ये x² है, ये -x² है तो -1 टाइम जाएगा तो दिस विल अगेन गिव यू -x² + 5 प्लस माइनस रिमाइंडर विल बी 0। जब भी फैक्टर से डिवाइड करते हैं बेटा रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए। तो अब आपका क्वोशिएंट क्या आ गया है 2x² - x - 1। अब हमको इसका क्या करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो मल्टीप्लाई करके 2 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करके 1, तो 2 और 1 ही हो गए, तो दिस कैन बी रिटन एज 2x² - 2x + x - 1। इनमें से 2x कॉमन, उसमें से 1 कॉमन, तो 2x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x - 1 प्लस कुछ नहीं है तो ब्रैकेट के आगे 1 लिख देंगे, x - 1, तो फैक्टर्स क्या आ गए 2x + 1 एंड x - 1, ये फैक्टर्स हैं पर हमसे क्या पूछे 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1 और इससे क्या आएगी -1/2, 1, -1/2, तो p ऑफ x zeros ऑफ p ऑफ x इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 -1/2 √5 एंड -√5, सारे जीरोस लिख करके हाईलाइट कर दो, सिंपल। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, if alpha and beta are zeros of the polynomial, zeros of the quadratic polynomial, find the value of k if alpha plus beta relation दे रखा है। तो सबसे पहले तो पोलिनोमियल क्या है x² - k + 6 टाइम्स x + 2 टाइम्स 2k - 1। तो इससे हम क्या करेंगे, ज़्यादा मार्क्स में ABC की वैल्यू लिखो ढंग से, a क्या है 1, b क्या है वॉट एवर इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो -k + 6, और c क्या है जो भी कांस्टेंट टर्म है, ये पूरी की पूरी कांस्टेंट टर्म है, तो ये 2 टाइम्स 2k - 1, या आप चाहें तो इसको 4k - 2 भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके। बस ये माइनस साइन अंदर नहीं डालेंगे, क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है सम में -b आता है तो वो डायरेक्ट इसकी जगह यूज़ हो जाएगा। अब हमारे पास रिलेशन अल्फ़ा प्लस बीटा में है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया k + 6 / 1 का कोई मतलब नहीं, आंसर यही आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा इज c/a, c क्या है 4k - 2 / 1 का कोई मतलब नहीं। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमें रिलेशन क्या दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हाफ अल्फ़ा बीटा, तो हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हाफ अल्फ़ा बीटा, ये है, सब्सटीट्यूट कर दो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है k + 6। अच्छा, मेरे को 2 मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए था, ये 2 कैंसिल हो जाते हैं। अब मैं इसी फॉर्म में रख दूँ इसकी बजाय, दिस इज 2 टाइम्स 2k - 1, तो ये क्या हो गया हाफ इंटू 2 टाइम्स 2k - 1, ये 2 कैंसिल, तो k + 6 इक्वल टू 2k - 1, तो 2k उधर है तो k उधर ले जाओगे तो 2k - k क्या आ जाएगा k, और ये -1 इधर आएगा तो 6 + 1, तो k की वैल्यू क्या आ गई, k कम्स आउट टू बी 7, तो k की वैल्यू 7 आ गई। क्वेश्चन क्या कह रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू निकल गई और इसके साथ हमारा पेपर फिनिश। तो आई होप द कंसेप्ट्स आर क्लियर। जो भी कंसेप्ट आपका गलत हुआ है, हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण रॉन्ग हुआ है या आपने वैल्यू गलत कॉपी कर ली, सारी बातों को ध्यान से नोट करें और उनका ध्यान रखें। अगले टेस्ट में रोज़ प्रैक्टिस करते वक्त आप इन बातों को ध्यान रखें। जिस भी वजह से आप मार्क्स लूज़ कर रहे हैं उसकी एक लिस्ट बनानी है आपको। यदि आपको इम्प्रूव करना है तो तरीका बेटा टेस्ट से ही होता है, रोज़ प्रैक्टिस करनी है, क्लास में ध्यान देना है। तीसरा आपका मेन स्टेप क्या है, आपका एरर रिमूवल। एरर रिमूवल कैसे होगा, अपने आप होगा जब यदि आपने टेस्ट दिया, आपने ध्यान दिया कि मेरे मार्क्स हर क्वेश्चन में कितने नंबर का था, कितने मार्क्स मैंने लूज़ किए, मैंने कहाँ पे लूज़ किए, क्या गलती हुई, क्या मुझे कंसेप्ट नहीं आता था। मैं टेस्ट एनालाइज़र लेती थी, यहाँ पर जब आप आते हो तो हम टेस्ट एनालाइज़र देते हैं कि आप हर क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो खुद कि मेरे नंबर कहाँ कटे। यदि नहीं समझ में आए तो टीचर से डिस्कस करो। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में, जब आपको आंसर शीट मिल जाएगी, गूगल फॉर्म्स मिल गए हैं, उसमें भी यदि आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ऐसे तो पेपर डिस्कशन हो गया है कि आपके मार्क्स किस चीज़ के लिए मार्क्स लूज हुए है ना, मार्क्स कहाँ पे किस बात के कट रहे हैं, वो बात समझना बहुत ज़रूरी है। और अगली बार फिर हम उस चीज़ को कवर अप कर दें। जिस भी रीज़न से वी आर लूजिंग मार्क्स, दैट शुड बी
क्लियर्ड इन नेक्स्ट एग्ज़ाम, मतलब वो गलती हम दोबारा नहीं करें। करेंगे तो गलतियाँ होंगी, पर एक ही गलती को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, एक मिस्टेक को, तो हमारे गड्ढे भरते जाएंगे और हम ऊपर चढ़ते जाएंगे। दैट्स अ कंसेप्ट। तो यही करना है आपकी हर कॉपी में, हर क्वेश्चन में, टेस्ट में देखो कि मार्क्स किस वजह से कटे। हाँ, साइन की मिस्टेक हो गई, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, क्वेश्चन में गलत लिख दिया, या आपको कंसेप्ट ही नहीं आता था। जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर काम करो। कंसेप्ट की प्रॉब्लम है तो वापस से सारी क्लासेस आपके पास हैं, खोलो और फिर से देखो। ठीक है, तो फिर अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से, ट्रिग्नोमेट्री। बहुत मज़ा आएगा। बी रेडी फॉर द ट्रिग्नोमेट्री। थैंक यू।